प्यारे झारखंड के साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करके आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोले तो हिंदी में इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, और स्थिर विद्युत की का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का आज सेकेंड क्लास आप लोग के बीच लेके आए हैं। तो सेकेंड क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सारी चीजों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, और निरपेक्ष यूनिट क्या होता है, और इन सब यूनिट के बीच एक दूसरे का रिलेशन क्या होता है। इन सब सारी चीजों को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है आवेश का मात्रक तथा विमा। ठीक है, इसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग लगाना है स्टार्ट मार्क देकर, आवेश का मात्रक तथा विमा। ओके, आवेश का मात्रक तथा विमा। अगर आपसे कोई पूछ दे आवेश का ऐसे यूनिट क्या होता है, तो आप फटाफट आंसर कीजिएगा कि आवेश का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है या फिर एम्पियर सेकेंड होता है। ये दोनों मात्रक आपको दिख जाएगी, लेकिन ज्यादातर आपको दिखेगा कूलम। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जो मात्रक अगर आपको ऑप्शन में दिखा वो मात्रक को आप टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा होगा आपका सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक हो जाएगा आपका स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, या बोले तो ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यानी स्थिर विद्युत की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लीजिए, आपका लास्ट होगा, लास्ट है एब्सोल्यूट यूनिट, जिसको नाम देते हैं हम लोग निरपेक्ष मात्रक। ओके, निरपेक्ष मात्रक अगर पूछ दे चार्ज का तो वो होता है एव कूलम या फिर ईएमयू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है, यहाँ तक आपको सारा चीज क्लियर हो गया। और एक बात, अगर आपको एफ कूलम ना याद हो तो आप सीधा सीधा याद रखना है एबीसी, ऐसे लग भी रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक सारा चीजें क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि विमा क्या होता है, किस चीज का विमा है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो स्टार्ट मार्क लगाना है, यहाँ पे लिखना है आपको आवेश का विमा, आवेश का विमा। ठीक है, आवेश का विमा। तो आवेश का विमा का बात करें तो आवेश का विमा सूत्र हो जाता है आपका एटी या फिर बोले तो आईटी। ठीक है, एटी या आईटी कैसे आया, आप लोगों ने यूनिट डायमेंशन नाम का एक चैप्टर होता है जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, और उसमें आप लोगों को सारी चीजें पता हो जाएगी कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपने सारी चीजें उस फर्स्ट चैप्टर में आपने देख लिया होगा क्लास 11 में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग सुन लीजिए हमसे कि एम्पियर जो होता है ना, ए होता है, उसकी जो ए भी लिख सकते हैं या फिर कभी कभी आई लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें को वहां यूज कर सकते हैं, और अगर आपको सेकेंड कहीं दिख जाए तो उसकी जगह टी हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखिए एटी या आई, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको हम बता दें कि एसआई का सीजीएस के बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं, उस चीज को अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, हम नेक्स्ट बात कर लेंगे कि एसआई का सीजीएस के साथ रिलेशन क्या है। ओके, स्टार्ट मार्क लगाना है आपको, यहां लिखना है आवेश का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक के मध्य संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। क्या होता है रिलेशन एसआई और सीजीएस का। आपको एसआई सीजीएस का रिलेशन याद रखने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ये चीजें को आपको घोट के पी जाना है, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं रखते ना तो उन नीचे सारे जितने भी सारे आपका अभी प्रूव करके जो वैल्यू आएगी वो सारी चीजें आपको याद नहीं होगी। तो आपको फर्स्ट याद रखना है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है, देखिए कूलम जो होगा वो ऐसा यूनिट होगा और सीएस यूनिट आपका स्टेट कूलम होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अभी आपको याद रखना होगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दें और ये 1 कूलम को उधर लिख दें, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? कैसे, अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं। फर्स्ट है आपका क्या, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इज इक्वल टू, अगर हम 1 कूलम लिख दें तो आपको कोई दिक्कत होगा? आप बोलेंगे नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि
वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू को चाहे आप इधर लेके जाए चाहे उधर लेके जाए, हमको कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो आपसे जब कोई पूछे कि 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम इक्वल टू कितना होता है, तो आप फटाफट आंसर दे देंगे कि 1 कूलम होता है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू कितना होता है भाई, तो आप फटाफट आंसर देना है आपको कि 3 × 10⁹ कूलम। ये सारा वैल्यू इसके नीचे चले जाएगा, क्योंकि ये 1 स्टेट कूलम का बात किया है, ठीक है। तो 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये वैल्यू जो है बट्टे के नीचे है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, 10⁻⁹ है ना। जैसे इसको बट्टे के ऊपर लेके जाते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव ना होके नेगेटिव हो जाता है और ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है। और आपको इस वैल्यू को क्या करना है, एक ब्लैक पेन से आप लोगों को एक बॉक्स बनाना है, जैसे हम ब्लैक मार्कर से बनाए, और इस वैल्यू को आपको डायरेक्ट यहाँ सेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, फिर कभी कभार 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा रिलेशन निकालना, तो आपको यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें करके दिखानी होगी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे तो आपको तुरंत आंसर दे देना है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेंगे, अब आपको हम बताएंगे कि रिलेशन है निरपेक्ष के बीच का क्या रिलेशन होगा। जब एसआई और निरपेक्ष का बात करेगा तब उन सबका रिलेशन क्या होगा। हमने तो एसआई का सीजीएस के साथ देख लिया, अब देखना बाकी है कि एसआई का निरपेक्ष के साथ क्या रिलेशन निकलता है। ओके, तो इसको हम क्लीन करते हैं। अब बात कर लेंगे कि एसआई का निरपेक्ष के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। और एसआई तो यहाँ पे रह जाएगा, आपका एसआई रह जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जाएगा निरपेक्ष मात्रक, ठीक है। कहीं आपको अगर विद्युत चुंबकीय दिखे तो उससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है। तो अगर आपको कहीं दिख जाए कि विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो उससे भी आपको टेंशन नहीं लेना, वो भी सेम ही होता है, निरपेक्ष बोले या फिर विद्युत चुंबकीय बोले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको समझना है कि एसआई का निरपेक्ष के साथ हमको कैसे निकालना है भाई रिलेशन। आपने तो देखा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है, बट इसमें भी थोड़ी चीजें याद रखनी होगी। क्या वो चीज है भाई, कि वो चीज है 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। आपने तो पढ़ा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम का बात किया, स्टेट कूलम कब, जब सीजीएस का बात किए थे तब। लेकिन यहाँ क्या बोला है, निरपेक्ष का, इसीलिए यहाँ हम EMU लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लेंगे, और एसआई का बात किया तो यहाँ पे कूलम में लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सारी चीजें समझ गए। अब आपसे अगर हम पूछे कि 1 EMU इज इक्वल टू कितना होता है, फटाक से देंगे 10 कूलम। और अगर हम आपसे पूछे कि 10 कूलम इज इक्वल टू, अगर हम 1 EMU लिख दे तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू पॉजिटिव है, इधर लेके जाएं चाहे आप उधर लेके जाएं, किधर भी लेके जाएं, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको दिक्कत नहीं करना है और यहाँ पे लिखना है 1 कूलम इज इक्वल टू 1 EMU बाय 10। जैसे ही अगर आपसे हम पूछ दे कि 10 कूलम इज इक्वल टू, तो आपने 1 EMU लिख दिया। बट यदि हम आपसे पूछे कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, तो आप फटाक से आंसर देंगे कि 1 कूलम इज इक्वल टू, ये जो 10 है वो नीचे चले जाएगा और जो वैल्यू है वो अभी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वे वैल्यू निकलेगा 10 को आप 1 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो आपको 1 कूलम इज इक्वल टू 0.1 EMU आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सारा चीज, आपने रिलेशन देख दिया। इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से घेरना है ताकि ये इधर भाग ना जाए, अगर भागेगा तो फिर आपको पकड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। भागना मतलब कि आपको दिमाग में आपको बिठाना है, ठीक है, इस तरह से सेट करना है ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछे ना, आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं कि सीजीएस के निरपेक्ष के साथ क्या रिलेशन होगा। एसआई का तो आपने निरपेक्ष के साथ देख लिया, बट सीजीएस का क्या रिलेशन होता है निरपेक्ष के साथ, वो देखेंगे अभी, ठीक है। इसको हम क्लीन करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एसआई का निरपेक्ष के साथ वाले रिलेशन हो गया। अब देखेंगे हम सीजीएस मात्रक का निरपेक्ष के साथ का रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं हम सीजीएस। सीजीएस का बात करें, आपने अभी तुरंत ताजा ताजा पढ़ा होगा, आपने अभी ताजा ताजा देखिए कि 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। अभी तुरंत आपने देखा, अभी तुरंत जस्ट देखा, बट यहाँ पे हमको 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम का बात किया गया है। ये इतना होता है, कूलम तो ऐसा यूनिट है ना, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे सीजीएस यूनिट, तो हमको यहाँ स्टेट कूलम लाना होगा भाई। तो आपने क्या पढ़ा है कभी भी कि 1 EMU इज इक्वल टू 10 इंटू अगर 1 कूलम कर दे तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके, तो आप बोलेंगे पढ़े, ये तो फिद्दू सा क्वेश्चन है भाई, 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये 10 कूलम ही आता है। तो हम यहाँ पे 1 कूलम क्यों लिखें, क्या आप ये चीज बता सकते हैं? जरूर बताइए आप लोग कि यहाँ पे हम 1 कूलम
क्यों लिखे, अब हम बता देते हैं क्यों लिखे, क्योंकि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम होता है, और हमको वैल्यू पूछा है यहाँ पे स्टेट कूलम के बीच का, यानी कि सीजीएस मात्रक का निरपेक्ष के साथ रिलेशन पूछा है, ऐसा ही का नहीं, तो यहाँ पे हम कूलम ना लिख के यहाँ पे हम स्टेट कूलम का बात करेंगे। तो 1 कूलम इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम होता है, तो आपको यहाँ पे चुकी देख के लिखना है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। ओके, तो ये जो यहाँ कूलम है उसके जगह हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 1 EMU इज इक्वल टू 10 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। अब जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपका निकल के आता है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 स्टेट कूलम। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारा चीज। अगर पूछ दे सीजीएस का निरपेक्ष के साथ रिलेशन तो आपको फटाक से ये आंसर देना है, और इस आंसर को आपको एक बॉक्स में घेर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपने सारा रिलेशन देख लिया, ये तीनों रिलेशन आपका कंप्लीट सा हो गया। ठीक है, क्या आपको ये सारा रिलेशन, जितना भी सारा रिलेशन है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई? अगर आपको सारा चीजें समझ में आ गई, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हमको बहुत ही इजी तरीके से सारा रिलेशन कंप्लीट समझ में आ गया। ठीक है, हम इसको क्लीन करते हैं। आपको नेक्स्ट बता देते हैं कि आवेश का एक्सपेरिमेंट करके कौन कौन सा मात्रक निकाला गया, यानी कि आवेश का प्रायोगिक वैल्यू कौन कौन सा भाई, तो वो चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस चीज को आप क्लीन करते हैं। अब बात करेंगे हम आवेश का प्रायोगिक मात्रक का। आपको हेडिंग लगानी है आवेश का प्रायोगिक मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट मार्क लगाना है, यहाँ लिखना है आवेश का प्रायोगिक मात्रक। ओके, तो आवेश का प्रायोगिक मात्रक दो तरह से होता है। जैसे आपने चार्ज कितने टाइप्स का होता है वो चीजें तो आपने डिस्कस किया फर्स्ट क्लास में, और आज डिस्कस होगा कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक कितने तरह से होता है। तो ये प्रायोगिक मात्रक दो तरह से होता है, वो कौन कौन सा भाई? फर्स्ट है आपका फेराडे और दूसरा है एम्पियर घंटा। तो फर्स्ट है फेराडे। फेराडे को कैसे समझेंगे अभी तुरंत समझाएंगे हम। ठीक है, तो आपने हेडिंग लगा लिया कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है, तो आपको फर्स्ट हेडिंग लगाना है फेराडे को। अब फेराडे को याद रखना तो बहुत इजी है। फेराडे कैसे याद रखेंगे फेराडे को भाई? देखिए, फेराडे जो है ये माँ का एक बहुत ही ज्यादा बोले तो लाडला बेटा होता है, इसीलिए इसका फुल नाम है होता है, इसका फुल नेम माइकल फेराडे, यानी कि माइकल फेराडे इसको बोलते हैं ना। अगर आपको याद ना हो तो सीधा याद रखना है आपको माइकल फेराडे, यानी कि माँ का एक लाडला बेटा जिसका नाम है फेराडे। ठीक है, आपको याद हो गया फेराडे का नाम। अब हम बात करते हैं कि फेराडे आपको समझना कैसे। फेराडे जो है ना, ये बोला कि हमको अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश के बराबर कर देते हैं, अगर आप हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के टोटल चार्ज के बराबर कर देते हैं तो वो हम 1 फेराड हो जाएंगे, और वो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा सीमा, वो वैल्यू आपका निकल के क्या आ जाएगा? वो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 96,500 कूलम। ठीक है, तो कैसे वो वैल्यू निकल के आता है अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन समझ लिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना भी आवेश होगा उस आवेश को हम नाम देंगे फेराडे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखना है अभी अभी जस्ट इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को फेराडे कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फेराडे कहते हैं। किसे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन को। और इसको डिनोट किससे किया जाएगा भाई? फेराडे है तो F से ही डिनोट किया जाएगा। तो लिखेंगे आप यहाँ पे इसे F द्वारा सूचित की जाती है। ठीक है, इतने सारे चीजें आपको क्लियर हो गया। अब आपको समझना है कि 1 फेराड इज इक्वल टू 96,500 कैसे होता है भाई, तो उसको आपको अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि 1 फेराड इज इक्वल टू, फेराडे ने अभी जस्ट कहा कि अगर आप हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर कर देते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कुल चार्ज के बराबर कर देते हैं तो हम 1 फेराड हो जाएंगे। तो देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, या फिर ये गलत बोलता है, देख लेते हैं अभी। तो क्या बोला है? 1 मोल क्या किया? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के क्या बोला? कुल आवेश को अगर आप हमके इक्वल कर देते हैं तो वो वैल्यू हम फेराडे हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी। तो 1 फेराड इज इक्वल टू 1 मोल में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
6.022 इंटू 10⁻23। ये आपने मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th में पढ़ा होगा। इसको अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर से सुन लीजिए आप। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में टोटल कितना, 1 मोल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इंटू अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन का कुल यानी कि चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम फर्स्ट क्लास में आपको बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। बट ये वैल्यू यहाँ लेंगे हम प्लस, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ये प्रायोगिक वैल्यू है, इसमें हम परिमाण लेते हैं, इसमें दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हम नेगेटिव वाला ना लेके पॉजिटिव लेगा। क्या होगा ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, ऐसा कुछ होगा। तो अगर हम आपको बोले 6.022 इंटू 10⁻23 और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितना निकलता है, देखिए 6.022 जो है उसके आगे तो अभी वैल्यू बहुत सारी है, 2222 करके बहुत सारा वैल्यू आता है, और 1.602 ऐसे करके भी बहुत सारा वैल्यू आता है। ठीक है, तो अगर इसके आगे वाला वैल्यू और इसके भी आगे वाला वैल्यू को लेके आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो जाके आपका टोटल निकल जाता है लगभग 96,500 के बराबर। तो क्या आपको पता चला कि जो फेराडे है वो बिल्कुल सही बोल रहा था कि अगर आप हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर देंगे तो हम 1 फेराड हो जाएंगे। 1 फेराड इज इक्वल टू कितना कूलम होता है, तो होता है 96,500 कूलम। अभी आ जाएगा 1 फेराड इज इक्वल टू, जैसे आप मल्टीप्लाई करते 96,484 करके कुछ आता है, तो आपको अप्रोक्स वैल्यू मानना है कि ये 96,500 कूलम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और आपको इसको एक बॉक्स में घेर लेना है और अपने माइंड में आपको सेट कर लेना है कि ये वैल्यू इतना आता है। अगर आपको पूछ दे कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक कितने प्रकार से होते हैं, मतलब पूरा बोलेगा डिस्कस करके बताओ, हमको पूरा चीज क्लियर करके बताओ। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाए कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है एक फेराडे। अगर वो देखिए 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको दोनों मात्रक लिखना है और यहाँ से यहाँ तक एक प्रूफ करके देना है, 1.5 मार्क्स तब मिलेगा। और दूसरा आप अगर एम्पियर घंटा को प्रूफ करके देते हैं यहाँ तक कि 1 एम्पियर घंटा 3600 कूलम होता है, वो चीजों को भी आप प्रूव करके देते हैं, उसका डेफिनेशन लिख के देखते हैं, तब जाके आपको वो 1.5 मार्क्स उसमें देता है। तो 1.5 टोटल 3 मार्क्स देगा, आपको उस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एग्जाम के लास्ट क्लास में डिस्कस कराते रहेंगे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप समझ गए कि 1 फेराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है और इसका डेफिनेशन क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश को हम फेराडे कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको नोट कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। वो होगा आपका एम्पियर घंटा। ठीक है, ये होगा दूसरा प्रायोगिक मात्रक। इसको हम क्लीन करते हैं। और दूसरा प्रायोगिक मात्रक भी आपका जैसे फेराडे का क्लियर हुआ ना, उससे भी इजी तरीके से आपका क्लियर होगा एम्पियर घंटा का डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि वो जो डेफिनेशन है वो आपको खुद पता है, बट आपने समझा नहीं है कि ये सही में फेराडे का डेफिनेशन। क्या आपके पास फोन है? आप बोलेंगे बिल्कुल फोन है। फोन नहीं है तो हम वीडियो वॉच किसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है दूसरा है आपका एम्पियर घंटा। ठीक है, एम्पियर घंटा। तो आपके पास क्या बोले हम, फोन है, फोन बिल्कुल है, फोन है, तो अब तब आप जाके वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो आपका जो फोन है, मान लीजिए आप अपना फोन को चार्ज लगाएं। ठीक है, फोन चार्ज लगाएं तो आपका बैटरी चार्ज हुआ। तो जब आप अपना फोन को चार्ज लगाएं तो आपका बैटरी में जितना चार्ज हुआ, मान लीजिए वो चार्ज आप 1 एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर जो धारा होता है, तो उसको आप 1 घंटे तक फ्लो करवाएं। ठीक है, आप 1 एम्पियर धारा 1 घंटे तक फ्लो करवाएं, तब जाके आपका जो बैटरी है उसमें चार्ज स्टॉक हुआ, यानी कि चार्ज उसमें जमा हुआ, तब जाके आपका वो 100% चार्ज यानी कि उसमें पूरा मेरा रह गया। ठीक है, उस बैटरी में। तो हम क्या बोले कि जब हम 1 एम्पियर धारा 1 घंटे तक फ्लो करवाते हैं और मेरा जो फोन का बैटरी है उसमें जो चार्ज जमा हो जाता है, उसी चार्ज को हम क्या नाम देते हैं, एम्पियर घंटा। तो क्लियर हो गया ना डेफिनेशन। क्या बोले इसका डेफिनेशन, जब किसी बैटरी में आप 1 एम्पियर धारा 1 घंटे तक प्रभावित करवाते हैं तो आपका बैटरी में जितना भी चार्ज संचित होगा, यानी कि जितना चार्ज स्टॉक होगा, बोले तो जितना चार्ज जमा होगा, उसी चार्ज को हम नाम देंगे एम्पियर घंटा। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन। आपको इसका डेफिनेशन लिखना है कि जब किसी बैटरी में, क्या लिखना है इसका डेफिनेशन, यहां पे लिखना है आपको, जब किसी बैटरी में 1 एम्पियर धारा 1 घंटे तक प्रवाहित कराते हैं तो बैटरी में
संचित आवेश को क्या नाम देते हैं हम लोग? एम्पियर घंटा। ओके, और इसको डिनोट किससे किया जाएगा भाई? तो इसको डिनोट किया जाएगा एएच से। ठीक है, तो इसे एएच द्वारा सूचित की जाती है। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाएगा? एएच द्वारा इसे सूचित किया जाएगा, एएच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत छोटा है इसलिए इसका इधर जो 3600 कूलम होता है वो वैल्यू प्रूव होकर नहीं आएगा, तो हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आपको इसका वैल्यू प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ गया कि जब किसी बैटरी में आप 1 एम्पीयर धारा प्रभावित करते हैं ना, कब तक? 1 घंटे तक, तब जाके आपका बैटरी चार्ज होता है। जो चार्ज आपका बैटरी में जितना चार्ज स्टॉक होगा उसी चार्ज को हम क्या नाम देंगे? एम्पीयर घंटा। क्लियर हो गया डेफिनेशन? क्या आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया? तब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये डेफिनेशन हमको क्लियर हो गया। किस चीज से? फोन से। ठीक है, अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब बात कर लेंगे कि 96,000 जो 500 जैसे फैराडे का आया, उसी तरह इसे 3600 कूलम कैसे आता है। ठीक है, तो इस चीज को अब हम क्लीन कर देते हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ पे आपका 3600 कूलम कैसे लाना है आपको, और वो 3600 कूलम किस तरह से आएगा। ओके, सारे चीजों को मैं डिस्कस करते चलूंगी और एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इसी को डिनोट किससे किया जाएगा? वही एम्पियर घंटा से। तो क्या अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर इंटू 1 हावर लिख दे तो क्या कोई दिक्कत होगा? बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। तो 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू, अगर आप 1 हावर इज इक्वल टू पता हो 1 घंटा में कितना जो सेकेंड होता है, वो चीज आपको अगर पता हो कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो आप वो चीज को लिख दीजिए कि 1 घंटा में भाई 3600 सेकेंड होता है। अगर आप 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 3600 हावर करते हैं, 3600 सेकेंड करते हैं, तब जाके आपका हो जाता है 3600 एम्पियर सेकेंड। तो हम आपको अभी जस्ट इसके पहले बताएं जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे कि आवेश का ऐसा यूनिट कूलम भी होता है और एक एस भी होता है, यानी कि एम्पियर सेकेंड भी होता है। तो कूलम के जगह पे अगर हम यहाँ पे एम्पियर सेकेंड भी लिखें तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? अब बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मात्रा तो सेम है, कुछ भी लिखें बात बराबर है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू 3600 कूलम। ओके, ये वैल्यू इतना आ जाएगा। कैसे आया वैल्यू आपको पता चल गया। अब बात कर लेंगे आपका नेक्स्ट जो होगा, और ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होगा, हम क्लास को करेंगे स्टॉप। वो टॉपिक है आपका स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब बात करेंगे हम विशिष्ट आवेश का। विशिष्ट आवेश, आपको हेडिंग क्या लगाना है? स्टार मार्क देखकर यहाँ पे आपको हेडिंग लगानी है विशिष्ट आवेश। ओके, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक चार्ज? यानी कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज को आपको समझने से पहले एक चीज समझनी होगी कि आप चार्ज और मास के बारे में पता है। हम तो बता दिए कि आपको चार्ज और मास के बारे में फर्स्ट क्लास में ही कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास क्या होता है, वही चार्ज मास यहाँ अभी उसका यूज हो जाएगा। ठीक है, आप तुरंत देखिए कि कल पढ़ाएं और आज उसका यूज कैसे होता है। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि विशिष्ट आवेश क्या होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, जब आप चार्ज बाय मास को, यानी कि विशिष्ट आवेश इज इक्वल टू चार्ज बाय मास कर देते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा वो स्पेसिफिक चार्ज का। यानी कि क्या होगा इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन होगा कोई भी पार्टिकल्स ले आप और उस पार्टिकल्स का चार्ज और बाय मास कर दे, वो इज इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज का। तो क्या इसका डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कण के आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान को हम लोग नाम देते हैं विशिष्ट आवेश। इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम। इसका डेफिनेशन क्या बताए हम? किसी कण के यानी किसी पार्टिकल्स का, किसी कण का आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान को, आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं।
क्लियर हो गया डेफिनेशन? कितना छोटा डेफिनेशन है ना कि किसी कण के आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इसको डिनोट किस चीज से किया जाएगा भाई, तो उसको समझ लेते हैं। हर एक चीज को किसी किसी सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो इसको भी दिया जाता है सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है आपका आवेश बट्टा द्रव्यमान, यानी कि चार्ज बाय मास। ठीक है, आवेश बाय द्रव्यमान, आवेश बट्टा द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, चार्ज बाय मास। तो सिग्मा इज इक्वल टू, क्या आप बता सकते हैं चार्ज को किस से डिनोट किया जाता है? हम फर्स्ट क्लास में ही आपको बताएं कि चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, और द्रव्यमान तो बच्चे को पता होगा भाई, द्रव्यमान को एम से, यानी कि क्यू बाय एम। तो क्या आपको पता है कि आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? पता है, कूलम होता है। और जो मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, उसको किस चीज में मेजर किया जाता है? केजी में किया जाता है, ये भी हमको पता है। तो ये जो केजी है उसको ऊपर अगर आप लेके जाते हैं तो ये हो जाता है कूलम्ब पर केजी, और ये आपका निकल जाता है फॉर्मूला विशिष्ट आवेश का, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू कूलम्ब पर केजी होता है। ठीक है, कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है और प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इन सबको कैसे निकालते हैं अभी आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। यहाँ तक तो आपने सारी चीजें समझ ली, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक सारा चीज आपको। ओके, आपको अब लिखना है विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन्स का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मार्क लगाना है, यहाँ लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ओके, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो क्या आपने इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज और मास पता है? पता होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में आपको बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, तो वही इस चीज का आज आप लोग यूज देखेंगे, जो मैंने कल पढ़ाया और आज उसका यूज देखना है आपको। ठीक है, कि यूज इसका कहाँ कहाँ होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज अगर आपको पूछ दे इलेक्ट्रॉन का निकालते कैसे हैं आप, तो फटाफट निकाल के आप दिखा देना है आपको कि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू, यानी स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्यू बाय एम होता है, अभी तुरंत आपने पढ़ा। बट यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू किसका बोला है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का क्या बोला है हमको? चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता है, यानी कि मास इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देना है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू की जगह -1.6, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू की जगह -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बट्टे के नीचे आ जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आपका निकल के आता है -1.76 इंटू 10⁻11। ये कूलम का कूलम रह जाएगा, कूलम का कूलम, ये केजी ऊपर चले जाएगा, बन जाएगा कूलम पर केजी, और ये वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, और आप इसको फटाफट एक बॉक्स में घेर लेना है आपको। और अगर आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, तो आपको फटाक से आंसर देना है कि -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारा चीज। क्या आपने इलेक्ट्रॉन का बहुत ही इजी तरीके से सारी चीजों को समझ लिया कि स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? तो आपको फटाफट कल आपको करके आना है प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो अगर आप कल स्पेसिफिक चार्ज इन दोनों का करके कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि ये इतना आंसर आया, तब मान जाएंगे कि आप हाँ सारी चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा होकर आप शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।